आशीर्वाद देकर आए हुए इस सभा को संबोधित करने तक करेंगे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी भाई साहब। भारत माता की, भारत माता की, गंगा मैया की, गंगा मैया की, वंदे वंदे वंदे। आज 70वें वर्ष के उपलक्ष्य में भारतीय मजदूर संघ के द्वारा आयोजित पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं के इस सम्मेलन में मंच पर आसीन अभी जिनका आप सबने संबोधन सुना और पूरे देश के अंदर मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए लगातार प्रवास करने वाले, लगातार उनका संगठन करने वाले अखिल भारतीय महामंत्री भारतीय मजदूर संघ आदरणीय रविंद्र हिंते जी और हम सब के बीच में लगातार, हम सबके बीच में लगातार समन्वय करने का काम, लगातार सबको प्रेरित करने का काम और संगठन को लगातार दिशा देने का काम, गति देने का काम जिनके माध्यम से होता है, जिनसे मेरा बहुत वर्षों पुराना संबंध है। जब मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था, उसी विद्यार्थी परिषद के कार्यालय में 5 नंबर विद्यार्थी परिषद का और 6 नंबर भारतीय मजदूर संघ का एक ही बिल्डिंग में हमारा कार्यालय होता था। ऐसे क्षेत्रीय संगठन मंत्री जिनके पास उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड समेत पूरे इस मजदूर संघ को आगे बढ़ाने का काम है, ऐसे क्षेत्रीय संगठन मंत्री आदरणीय अनुपम जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश जोशी जी और संचालन करने वाले लगातार अनेक मजदूरों की समस्याओं को लेकर सरकार में और शासन में प्रतिनिधि के नाते भाग लेने वाले प्रदेश महामंत्री श्री सुमित सिंघल जी, अजय खान जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री आशुतोष शर्मा जी, रानीपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक भाई आदेश चौहान जी, महापौर नगर निगम श्रीमती किरण जैसल जी, मेरे साथ उत्तराखंड सरकार में श्री शोभाराम प्रजापति जी, डॉक्टर जयपाल सिंह चौहान जी, कमलेश सिंघल जी, विक्रम भुल्लर जी और कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी यहाँ पर आए हुए किसान जी से लेकर आपकी जी से लेकर में सभी हमारे बहुत सारे भाई साहब बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, ग्रुप भी बैठे हैं, सब जैसा हिंते जी ने कहा कि एक बड़ी लंबी चेन है और उस औपचारिकता में न जाते हुए पूरे प्रांत से आए हुए हमारे सभी मेष राशि से लेकर मीन राशि के यहाँ पधारे सभी मेरे भाइयों एवं बहनों, सभी मजदूर संघों से आए हुए सभी पदाधिकारीगण, हमारे मीडिया के सभी मित्र, सभी अतिथिगण, मैं आप सभी का आज इस बहुत ही शानदार कार्यक्रम में और सच में मेरे पास अनुपम जी भाई साहब लगातार आते हैं और इनके साथ सारे पदाधिकारी भी आते हैं कई बार। तो मैं कहता था रोज आप कहते हो ये भी करना है, वो भी करना है और हम सब कर भी रहे हैं, आप कभी हमको बुलाते भी नहीं। तो आप सबने आज ये कार्यक्रम आयोजित किया और बड़ी संख्या में किया। सच में जैसा सुमित ने कहा कि जितने लोग इस सभागार में बैठे हैं, सच बताऊं उससे कम से कम 5 गुना लोग
इस सभागार के बाहर है। जो बाहर है, अंदर है, कोने कोने से यहाँ पधारे हैं। मैं सभी कार्यकर्ता बंधुओं का, आप सभी का, महानुभावों का मैं हृदय से उत्तराखंड राज्य के मुख्य सेवक के रूप में आप सबका स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। और साथ ही आज के इस अवसर पर हम सभी का जिन्होंने एक लंबी यात्रा तय करके हमारे बीच में पहुंचे, जब मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैं केरल था, केरल से पूना गया, पूना से दिल्ली आया और दिल्ली से यहाँ रेल के माध्यम से, ट्रेन से वो हमारे बीच में पहुंचे हैं। मैं बीएमएस के राष्ट्रीय महामंत्री श्री रविंद्र हिंते जी का भी मैं देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मेरे लिए ये बहुत हर्ष का विषय है। सच में आप सबसे बड़ी ऊर्जा प्राप्त हो रही है मुझे। मैं जब देख रहा हूँ कि मजदूर संघ का हमारा क्या बड़ा स्वरूप, एक विस्तार रूप जब हमारे सामने हम देखते हैं तो सच में बड़ी ऊर्जा का अनुभव होता है। क्योंकि मैंने भी बहुत संगठन, जब बहुत कम संख्या में लोग थे, समय से मैं भी संगठन का एक सामान्य कार्यकर्ता, छोटे कार्यकर्ता के रूप में और प्रारंभिक रूप में जब मैंने देखा कि अनेक परेशानियों का सामना संगठन में लोगों को संगठन खड़ा करने में होती है, अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। साथियों, भारतीय मजदूर संघ आगामी 23 जुलाई को अपनी स्थापना के 70 वर्ष पूर्ण करने जा रहा है। और अभी मैं हिंदे जी भाई साहब को कह रहा था, मैं गलत नहीं हूँ, तो शायद मैंने कहा सबसे पहले विद्यार्थी परिषद बना, फिर जनसंघ बना और उसके बाद हमारा भारतीय मजदूर संघ बना। तो 23 जुलाई को अपनी स्थापना के 70 वर्ष पूरा कर रहा है और आप सबका एक कार्यक्रम भी आज इसी निमित्त हो रहा है। और सच में ये जो 7 दशक की यात्रा है, इसमें बहुत विस्तार से अनुपम जी ने भी बताया, रविंद्र हिंते जी भाई साहब ने भी बताया कि तपस्या, संघर्ष, श्रम और राष्ट्र निष्ठा की गौरव का था। यानी कि मजदूर हमारे कितनी भी परेशानियों में क्यों न हो, हमारे श्रमिक भाई कितनी परेशानी में क्यों न हो, उनके लिए वो नारा नहीं फिर बैठता कि चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। आप तो हमेशा से राष्ट्र प्रथम, यानी कि मेरा देश पहले है, इस विचार को लेकर लगातार काम करते रहे और जिसने भारत के मजदूर आंदोलन को भी स्वदेशी विचारधारा से जोड़ते हुए उसे एक सशक्त वैचारिक दिशा प्रदान की। भारतीय मजदूर संघ ने स्वयं को केवल श्रमिक हितों की रक्षा तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि राष्ट्र निर्माण का आधार स्तंभ भी श्रम शक्ति को बनाया। भारतीय मजदूर संघ ने श्रमिकों को सांस्कृतिक चेतना, नैतिक मूल्य और सामाजिक उत्तरदायित्व को जोड़ते हुए श्रम योगी से राष्ट्र योगी बनने का मार्ग प्रशस्त किया। 1955 में तत्व चिंतक राष्ट्रऋषि श्रद्धेय स्वर्गीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने भारतीय मजदूर संघ की स्थापना की। उस समय देश नव निर्माण की दिशा में अग्रसर हो रहा था, परंतु उस दौर के श्रमिक आंदोलन में विदेशी विचारधाराओं का प्रभाव रहता था और सारे आंदोलन उसी से प्रभावित हुआ करते थे। मजदूर संगठनों में वर्ग संघर्ष की भावना हावी थी और वो राष्ट्र की अखंडता और एकता के लिए उनका चिंतन शून्य दिखाई देता था। यहाँ तक कि भारत माता की जय, जो हम लोग जिसका हर एक कार्यक्रम में, अगर हम किसी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तो भारत माता की जय बोलते हैं, वंदे मातरम बोलते हैं, जैसे मैंने भी बोला अभी यहाँ से, आप सब लोगों ने उसको दोहराया। उस समय वंदे मातरम और भारत माता का उद्घोष करने पर भी बड़ी विकट स्थिति पैदा हो जाया करती थी, मारपीट तक की स्थिति पैदा हो जाती थी। ऐसे समय में श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने राष्ट्र, उद्योग और श्रमिकों के सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए श्रमिकों का राष्ट्रीयकरण, राष्ट्र का औद्योगिकरण और औद्योगिकरण का श्रमिकीकरण का विचार
प्रस्तुत किया, उनके द्वारा रोपा गया ये पौधा आज एक विशाल वट वृक्ष बनकर तैयार हो गया है और देश का सबसे बड़ा श्रमिक संगठन बन चुका है और राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्र नीति को केंद्र में रखकर स्वदेशी दृष्टिकोण के लिए श्रमिक हितों के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। आदरणीय दत्तोपंत ठेंगड़े जी ने न केवल भारतीय मजदूर संघ के वो संस्थापक थे, बल्कि उन्होंने भारतीय किसान संघ, स्वदेशी जागरण मंच और इनके जैसे कई राष्ट्रवादी संगठनों की स्थापना की। साथ ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सहित कई संगठनों के सह संस्थापक भी रहे। उनका पूरा जीवन संगठन निर्माण, राष्ट्र चिंतन और वैचारिक क्रांति का जीवन उदाहरण रहा। उन्होंने समाज के प्रत्येक वर्ग को राष्ट्रीय पुनर्जागरण के यज्ञ से जोड़ने का काम किया। उनके विचारों से नेतृत्व क्षमता, तपस्वी व्यक्तित्व ने एक ऐसी वैचारिक क्रांति को जन्म दिया जिसने देश के श्रमिकों को, किसानों को, मजदूरों को, विद्यार्थियों को और बुद्धिजीवियों को राष्ट्र निर्माण के लिए संगठित किया। राष्ट्र निर्माण की दिशा में उन सभी को प्रेरित करने का काम किया, एक दिशा और उनको मार्ग दिखाने का काम किया। आज के इस अवसर पर मैं सच में उनका यहाँ चित्र लगा, हमने माल्यार्पण किया, पुष्पांजलि करी। मैं राष्ट्र ऋषि श्रद्धेय स्वते दत्तोपंत ठेंगड़े जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ, जिनके कारण से आज ये संगठन इतना, जिनकी प्रेरणा से आज वट वृक्ष और दुनिया का इतना बड़ा संगठन मिल गया। साथियों, आज उन्हीं की प्रेरणा से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भी सशक्त, श्रमिक, समृद्ध राष्ट्र के संकल्प के साथ विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज आजादी के बाद पहली बार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में श्रमेव जयते के मंत्र को धरातल पर उतारते हुए श्रमिकों के कल्याण के लिए व्यापक स्तर पर अनेक काम किए जा रहे हैं। अनेक योजनाएं देश के अंदर लाई जा रही है, जिसके कारण से जो समाज के अंतिम छोर में काम करने वाले हैं, हमारे श्रमिक भाई, उनका जीवन उत्थान हो, उनके जीवन के कल्याण के काम हो, हर प्रकार से उनकी प्रगति हो, वह भी सब मुख्य धारा में चले। जहां एक और देश के 29 पुराने और जटिल श्रम कानूनों के सरलीकरण के उद्देश्य से उनको 4 व्यापक श्रम संहिताओं में समाहित किया गया है, वहीं ई श्रम पोर्टल के माध्यम से करोड़ों असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण करने में औपचारिक अर्थव्यवस्था से भी जोड़ा गया है, जिसके माध्यम से आज देश के करोड़ों श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित हुई है। यही नहीं, आज सभी श्रमिकों को पीएफ, ईएसआई, स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा और कौशल विकास जैसी अनेक योजनाओं का आज लाभ मिल रहा है। साथ ही असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत प्रतिमाह 1000 रुपये पेंशन की व्यवस्था भी की जा रही है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के इस मूल मंत्र को साधते हुए, इस मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए श्रमिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। चाहे श्रमिकों के लिए आवास योजनाएं हो, सामाजिक सुरक्षा कार्ड हो या स्वास्थ्य बीमा जैसी योजनाएं हो, हमारी सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि श्रमिकों को किसी भी स्तर पर उपेक्षित न रहना पड़े, उनको कहीं परेशान न होना पड़े। इसके साथ ही हमने उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्नी निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के माध्यम से श्रमिकों के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। हम जहां एक और श्रमिकों के बच्चों के उनको निर्माण स्थलों पर मोबाइल लर्निंग सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, वहीं प्रतिवर्ष 75 मेधावी विद्यार्थियों को रुद्रपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में उच्च तकनीकी शिक्षा भी प्रदान कर रहे हैं। हम इन छात्रों को शिक्षा, आवास, भोजन और अन्य मूलभूत सुविधाएं पूर्ण रूप से निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे वे बिना किसी आर्थिक बाधा के अपने भविष्य का निर्माण कर सकें। मेरा मानना है कि केवल श्रमिक केवल श्रम के साधक ही नहीं,
बल्कि राष्ट्र निर्माण के पथ निर्माता भी हैं। आज का ये सम्मेलन विशेष रूप से युवा कार्यकर्ताओं के लिए आयोजित किया गया है, इसलिए इसका महत्व वर्तमान परिप्रेक्ष्य में और अधिक हो जाता है जब हमारे प्रधानमंत्री जी विकसित भारत का संकल्प पूरे देश के सामने उन्होंने प्रस्तुत किया है। हमारे लिए उन्होंने एक टारगेट सेट किया है कि हमें ये लक्ष्य तय करना है कि 2047 तक कैसा भारत होगा। उसमें हमारे नौजवानों की, युवाओं की विशेष भूमिका इस अमृत काल में, इस विकसित भारत के संकल्प में बहुत महत्वपूर्ण रूप से होने वाली है। साथियों, आज विश्व का सबसे युवा देश कोई है जहां 65% जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है, तो वो हमारा ही देश भारत है। यदि इस ऊर्जा को सही दिशा में लगाया गया, सही उनको मार्गदर्शन मिलेगा, तो जल्दी हमारा देश एक महाशक्ति के रूप में उभर सकता है। यही कारण है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब 2014 में देश के पहली बार प्रधानमंत्री बने, तो जिस दिशा में कभी किसी ने नहीं सोचा देश की आजादी के बाद कि हमारे पास साधन, संसाधन, सुविधाओं का अभाव हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी हम अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए अगर किसी ने प्रावधान सबसे पहले किया तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। उन्होंने स्किल इंडिया, स्किल डेवलपमेंट का पहली बार डिपार्टमेंट बनाया भाइयों बहनों। उसकी शुरुआत की उन्होंने 2015 में, और यह अभियान न केवल युवाओं को आज रोजगार से जोड़ने का काम कर रहा है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। साथियों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सांस्कृतिक विरासत की पुनरुत्थान की दिशा में भी अनेक कार्य किए जा रहे हैं। चाहे हम सब लोग लंबे समय से, 500 वर्षों से भी अधिक कालखंड से हम इस बात की प्रतीक्षा करते थे, हमारी कई पीढ़ियां उसमें लग गई कि जहां भगवान श्री रामचंद्र जी पैदा हुए वहां उनका भव्य मंदिर बनना चाहिए। तो आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भगवान रामचंद्र जी के जन्म स्थान अयोध्या में भव्य और दिव्य उनका मंदिर बनकर तैयार हो गया, महल बन गया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हो, उज्जैन में महाकाल लोक हो, या हमारे ही देवभूमि उत्तराखंड में बद्रीनाथ का मास्टर प्लान हो, या 2013 की आपदा के बाद किस प्रकार से पूरी तरह से वह बाबा केदार का धाम पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था भाइयों, उसके नव निर्माण का काम हो, पुनः निर्माण का काम हो, भव्य केदार और दिव्य केदार बनाना हो। यह जो यात्रा 2013 की आपदा के बाद कुछ हजारों की रह गई थी, और आज इस वर्ष 1 माह और 21 दिन में वो यात्रा 12 लाख केवल केदारनाथ की हो गई है। आप सोचिए कितनी बड़ी संख्या है। हम चारों धामों की बात करें तो 33 लाख का आंकड़ा 1 माह 21 दिन में पूरा हो गया। तो इस प्रकार से आज हमारे सभी स्थान तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तेजी से जो है उनको सजाने और संवारने की दिशा में अनेक कार्य किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत की शक्ति के आगे आज पूरा विश्व नतमस्तक हो रहा है। आज भारत पूरी दुनिया का केंद्र बिंदु बनता जा रहा है। पूरी दुनिया के अंदर कोई बड़ी घटना होती है तो आज पूरी दुनिया किसी का इंतजार करती है, तो हमारे देश भारत के रूप का इंतजार करती है कि भारत का रूप क्या होने वाला है भाइयों। ये नया भारत है। अभी हम सब लोगों ने देखा ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमारी सेना ने किस प्रकार का साहस, किस प्रकार का पराक्रम पूरे विश्व के सामने लाकर दिखा दिया कि आज का भारत किसी से कम नहीं है भाइयों बहनों। कोई भारत पर अगर हमला करेगा, भारत की अस्मिता पर छेड़छाड़ करेगा, तो पहले के समय में जिस प्रकार से होता था कि एक निंदा वर्ग कर दी जाती थी, एक निंदा करके छोड़ दिया जाता था और इंतजार किया जाता था कि कब ऑर्डर आएगा, कब दोबारा इस हमले का जवाब दिया जाएगा। लेकिन आज के समय में हमले का जवाब ही नहीं, महाजवाब दिया जाता है, यानी कि आतंकी अड्डों को उन्हीं के घर में घुसकर नेस्तनाबूद करने का काम भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से करके दिखाया। और भारत के स्वदेशी निर्मित हथियार
तो इसकी हमारी परिकल्पना रही है। उनको पूरे विश्व ने देखा, चाहे हमारी ब्रह्मोस मिसाइल हो, चाहे हमारी जो है आकाश मिसाइल हो, ऐसे अनेक जो स्वदेशी निर्मित हमारे हथियार थे, हमारे उपकरण थे, उन्होंने पूरी तरह से पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया और पाकिस्तान को 4 दिनों में ही घुटने पर लाकर छोड़ दिया कि उनको युद्ध विराम की भीख मांगनी पड़ी। 4 दिन में ही ये युद्ध विराम के लिए मजबूर होना पड़ा। आज के युद्ध में हारकर पाकिस्तान हमेशा की तरह अपनी लाज बचाने के लिए आज अमेरिका का सहारा ले रहा है। साथियों, पूर्ववर्ती सरकारों के विफलताओं के कारण से, उनकी तुष्टीकरण की नीति के कारण से हमारी देवभूमि में भी डेमोग्राफी में गंभीर बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इसी बदलाव को रोकने के लिए हमारी सरकार ने प्रदेश में जहां एक और सख्त धर्मांतरण का कानून लागू किया है, वहीं हमने लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद जैसी कुकृतियों को रोकने के लिए भी सख्त कार्रवाई प्रदेश के अंदर की है। आपने देखा होगा, लैंड माफिया प्रदेश में बिना किसी डर के, बिना किसी भय के कहीं नीली चादर डाल देते थे, कहीं पीली चादर डाल देते थे, कहीं हरी चादर डाल देते थे और जमीनों पर कब्जा कर लिया करते थे। भाइयों बहनों, हमने इस लैंड जिहाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए 6,500 एकड़ से भी अधिक जमीन इस लैंड जिहाद के अतिक्रमण से मुक्त, इन जिहादियों से मुक्त करवाया है लैंड जिहादियों से। इसके साथ 200 से अधिक हमने मदरसों को सील किया है जो अवैध रूप से चल रहे थे। साथ ही 500 से अधिक अवैध ऐसी संरचनाएं जो अवैध अतिक्रमण के रूप में थी, भाइयों बहनों, उसको भी हमने हटाया है। और इतना ही नहीं, ये अभियान अभी हमारा रुकने वाला नहीं है, क्योंकि देवभूमि का जो मूल अस्तित्व है, आज पूरी दुनिया के अंदर आप कहीं से जाते होंगे, आप किसी भी स्थान के, उत्तराखंड के रहने वाले हैं, देवभूमि के आप निवासी हैं, आप दुनिया में कहीं जाएंगे, आपसे जब पूछेंगे कि आप कहां से आए हो, आप कहोगे हम भारत से आए हैं। भारत में कहां से आए हो भाई? कहेंगे उत्तराखंड से आए हैं। अरे देवभूमि उत्तराखंड से आए। आपको देखने की जो दृष्टि है, वो दृष्टि बदल जाती है। मैंने स्वयं देखा, मैं दुनिया के देशों में गया, मैंने लोगों के चेहरे के भाव पढ़े कि वो जैसे ही देवभूमि का नाम लिया जाता है तो लोगों के मन में एक श्रद्धा का भाव उत्पन्न हो जाता है कि ये तो देवों के अत्यंत नजदीक के लोग हैं, देवभूमि के लोग हैं भाइयों। इसलिए इस देवभूमि का जो मूल स्वरूप है, देवभूमि के प्रति जो लोगों की श्रद्धा है, मन में आस्था है, विश्वास है, वो कम नहीं होना चाहिए। उसको, उसके मूल अस्तित्व के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए भाइयों बहनों। इसलिए हमने ये सख्त कदम उठाए हैं। इतना ही नहीं, हमने प्रदेश में दंगों की राजनीति करने वाले, एक हल्द्वानी के बनभुलपुरा क्षेत्र में इस प्रकार से उस समय दंगे हुए थे। आप सब लोगों ने देखा कि उन्होंने हमारे पुलिस के लोगों को, प्रशासन के लोगों को, महिला अधिकारियों को, पत्रकारों को किस तरह से जान से मारने का प्रयास किया, सरकारी संपत्ति को, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। भाइयों बहनों, हमने दंगे की राजनीति करने वालों को भी सबक सिखाने के लिए प्रदेश में एक सख्त दंगा रोधी कानून भी लागू किया है कि आप कोई दंगा करेगा, तोड़फोड़ करेगा, उसके एक एक पाई की भरपाई उसी दंगाई से सुनिश्चित की जाएगी, उसी से वसूल किया जाएगा। साथियों, आपको याद होगा, प्रदेश में पहले नकल और पेपर लीक के कारण कितने ही हमारे प्रतिभावान, क्षमतावान गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों का, उनके सपने चकनाचूर हो जाया करते थे, उनका आत्मबल कम हो जाता था, आत्मविश्वास कम हो जाता था। 4 साल से 5 साल से परीक्षा में बैठ रहे हैं, योग्यता है, क्षमता है, प्रतिभा है, लेकिन उनका चयन नहीं हो रहा है भाइयों। और ये प्रकरण भी हमारे सामने आया। हमने कहा सारी जो बीमारी है, उस बीमारी को हम केवल ऊपर से लीपापोती नहीं करेंगे, इस बीमारी को जड़ से समाप्त करेंगे। इसके लिए भी हम पूरे भारत का सबसे सख्त नकल का कानून लेकर आए। उसका परिणाम है कि आज एक भी नकल का मामला नहीं आ रहा है। अगर आप सब लोग लोगों के बीच में जाते होंगे, मैं जानता हूं आप लोग समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए लोगों के लिए काम करते हैं, उनके बीच में काम करते हैं,
तो ऐसे कितने हमारे बेटे और बेटियां हैं गरीब माता पिता के कि जिनका एक परीक्षा में भी चयन नहीं होता था भाइयों बहनों, आज उन्हीं में से 3-3, 4-4 और कुछ एक का 5-5 परीक्षाओं में एक साथ चयन हो रहा है। उसी का परिणाम है कि 23,500 नियुक्तियां अभी तक संपन्न हो गई हैं और एक भी मामले में कोई पेपर लीक का मामला नहीं आया, नकल का मामला नहीं आया है। अब चयन का आधार भ्रष्टाचार नहीं होगा, चयन का आधार पेपर लीक नहीं होगा, चयन का आधार नकल नहीं होगी। अब चयन का आधार केवल और केवल योग्यता, क्षमता और प्रतिभा होगी भाइयों बहनों। उसके आधार पर आज नौकरियां मिल रही हैं। इसके साथ ही हमने प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ भी जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ हम काम कर रहे हैं, जिसका परिणाम सबके सामने है। पहले लोग कहते थे, हिमतेज जी भाई साहब पहले कहते थे, अनुपम जी भाई साहब पहले कहते थे कि अरे यार ये छोटी छोटी मछलियां पकड़ी जा रही हैं, बड़ी बड़ी मछलियां जो है पकड़ से बड़ी दूर हैं। हमने कहा ये मछलियां तो छोटी बड़ी हम सब पकड़ेंगे जो गड़बड़ करेगी, लेकिन हम मगरमच्छों को भी नहीं छोड़ेंगे, बड़े बड़े मगरमच्छों को भी नहीं छोड़ेंगे। जो भी अपने कर्तव्य में लापरवाही बरतेगा, किसी प्रकार की ढिलाई करेगा, जनता के साथ ठीक प्रकार से काम नहीं करेगा, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उसमें छोटा बड़ा देख के कार्रवाई नहीं करेंगे। इसलिए प्रदेश के इतिहास में पहली बार हमने IAS हरिद्वार के लोग को अच्छी तरह जानते हैं, किरण जी आपको अच्छी तरह जानती हैं, आदेश जी, शोभाराम जी आप बताओ। देखिए हमने कहा भैया कोई किसी भी उस पर हो, ऊंची पोस्ट पर हो, छोटी पोस्ट पर हो, कर्तव्यों के प्रति किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लापरवाही बर्दाश्त नहीं जाएगी, अनियमितता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और प्रदेश के इतिहास में पहली बार IAS, PCS, IFS आपने देखा होगा, अनेक अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जहां भी गड़बड़ियां पाई गई, और पिछले 3 वर्षों की अगर मैं बात करूं तो 200 से भी अधिक ऐसे लोगों को जिन्होंने अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरती है, ढिलाई बरती है, काम चोरी करी है, कोई गलत काम किया है, उनको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम हमने किया है। साथियों, हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए निरंतर काम कर रही है, और हमारा विकल्प वही संकल्प है। मैं जब विकल्प वही संकल्प कहता हूं तो बहुत बार लोग ये सोचते होंगे कि ये मेरा अकेले का संकल्प है। ये मेरे अकेले का संकल्प नहीं है। मैं तो आप सब लोगों ने, प्रदेश के हमारे 1,25,00,000 लोगों की जो ये यात्रा है, हमारी सामूहिक यात्रा, उत्तराखंड देश का सबसे श्रेष्ठ राज्य बने, उस यात्रा का ध्वज आप लोगों ने मुझे दे रखा है। लेकिन उस यात्रा के हम सब लोग सह यात्री हैं। हम सब लोग उस यात्रा में कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। तो निश्चित रूप से देखिए, आज हमारा राज्य कई मामलों में देश के प्रथम राज्यों की श्रेणी में आ गया है, और आप सबको गर्व होगा कि नीति आयोग भारत सरकार की 2024 की रेटिंग में सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में उत्तराखंड पूरे देश के सभी राज्यों में उस इंडेक्स में पहले स्थान पर आया है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन में हम पूरे देश के अंदर दूसरे स्थान पर आए हैं। हम ईज ऑफ डूइंग, ईज ऑफ लिविंग, स्टार्टअप, इन्वेस्टमेंट, इन सभी क्षेत्रों में हमारा अग्रणी राज्य के रूप में आ रहा है। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में कहूं, जो उन्होंने 9 नवंबर 2024 को हमारे राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर कहा कि जितने अधिनियम, जितने नियम, जितने फैसले आज उत्तराखंड ले रही है, उत्तराखंड ले रहा है, वो सच में पूरे देश के लिए भी एक अलग प्रकार से उदाहरण बन रहे हैं। उसमें हमारा ही नकल का ही कानून देख लीजिए आप, समान नागरिक संहिता, पूरे देश में सबसे पहले हम सबको गौरव प्राप्त हुआ है देवभूमि उत्तराखंड के एक एक व्यक्ति को, कि देश की आजादी के बाद देश के लोग जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे
कि देश में रहने वाले, चाहे कोई किसी वर्ग का हो, किसी पंथ का हो, किसी समुदाय का हो, किसी धर्म का हो, सबके लिए एक समान कानून लागू होना चाहिए। भाइयों बहनों, हम अपने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2022 के आम चुनाव में ये हमारा संकल्प हमने देवभूमि उत्तराखंड की जनता के समक्ष प्रस्तुत किया था। ये हमारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी एक बड़ा कदम था, जिससे महिलाओं का सशक्तिकरण भी होना है, सुरक्षा भी होनी है, सबके लिए एक समान कानून लागू होना है। वो कानून हमने 27 जनवरी 2025 से देवभूमि उत्तराखंड में लागू हो गया है। यानी कि एक गंगोत्री, जैसे माँ गंगा यहाँ से निकल रही है, ऐसे ही ये गंगोत्री एक माँ गंगा की तरह जो है हमारे यहाँ से समान नागरिक संहिता की गंगा निकल गई है। आने वाले समय में देश के अन्य राज्य भी इसका लाभ लेने वाले हैं। और मैंने कहा जो विकल्प रहित संकल्प, जिस संकल्प में कोई विकल्प न हो, वही हमारा विकल्प रहित संकल्प है। यानी कि संकल्प में यदि विकल्प आ गया तो संकल्प फिर टूट गया, रास्ते हमारे भटक गए, मंजिल हमसे ओझल हो गई, सपने हमसे रूठ गए। इसलिए विकल्प में कोई, संकल्प में कोई विकल्प नहीं आना, यही हमारा विकल्प वही संकल्प है जो मैं आप सबके सामने रख रहा हूं। ये मेरा नहीं, हम सबका है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस संकल्प को पूरा करने में भारतीय मजदूर संघ के मेरे आप सभी साथी किसी प्रकार से हमारे सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करते रहेंगे। और आज मैं जब यहाँ आ रहा था तो मन में है कि इतना बड़ा संस्थान ऋषिकुंड का हमारा ये एक बड़ा सेंटर बनना चाहिए। ये हमारा जो है पर्यटन के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और आयुर्वेद के क्षेत्र में और ज्योतिष के क्षेत्र में, ध्यान के क्षेत्र में एक केंद्र बने। इसलिए मैं आज ये घोषणा करता हूँ यहाँ पर कि मदन मोहन मालवीय प्राच्य शोध संस्थान की स्थापना इस ऋषिकुंड में की जाएगी, जिसमें ज्योतिष, आयुर्वेद, योग, ध्यान एवं अध्यात्म अनेक विधाओं का अध्ययन किया जाएगा, जिससे हमारे यहाँ पर स्पिरिचुअल टूरिज्म इसको बढ़ाने में भी मदद मिलेगी और ये हमारे राज्य के लिए एक नवाचार होगा। तो मुझे पूरा विश्वास। प्रिंसिपल साहब, अब आपको इस काम को आगे बढ़ाना है। हमारे जिलाधिकारी अभी बाहर होंगे, इसको जो है हम लोगों ने जो है करना है। आप टूरिज्म से भी बात करके, सबसे बात करके इसका कोऑर्डिनेशन बनाकर इस काम को हमें आगे बढ़ाना है। एक बड़ा कर जाइए, आप कर जाइए। तो इसी विश्वास के साथ आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देते हुए, आप सबका आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।